हाय हेलो इन्वेस्टर्स। अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल पहले जो है हमें ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ देखने मिला था। और आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो हमें ओला इलेक्ट्रिक इस स्टॉक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग री रेटिंग भी जो है हमें ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में देखने मिली है। अब मैं अपने इस वाले फ्रेमवर्क को जो है बूमिंग आईपीओ वाला फ्रेमवर्क बोलता हूँ। अब बूमिंग आईपीओ वाला फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, आप यूजुअली देखोगे तो क्या होता है, अब कोई भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इन्फ्लेट कर देते हैं। मतलब क्या कि आईपीओ के जस्ट 1 साल पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो वो जो है हमें पिछले 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा बेटर लगेंगे। तो इसे जो है इन्फ्लेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इन्फ्लेट क्यों करेगी? इन्फ्लेट क्यों करेगी? क्योंकि उसे जो है अगर वो इन्फ्लेट करेगी तो उसे बेटर वैल्यूएशन मिलेगा। और इसके साथ-साथ बेटर पीई मल्टीपल मिलेगा और प्रमोटर जो है उस स्टॉक से एग्ज़िट कर पाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, एक बार आईपीओ आ जाता है, तो आईपीओ होने के बाद 6-7 मंथ्स तो हमें वो स्टॉक जो है कहीं नहीं जाते हुए दिखता है। मैक्सिमम आईपीओज़ के केस में हमें ये देखने मिला है। मतलब आप ज़ोमैटो का आईपीओ ले लो, पेटीएम का आईपीओ ले लो, इसके साथ-साथ बेक्टर फूड्स का भी आईपीओ आया था, उसका भी देख लो। और ओला इलेक्ट्रिक के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है हमें सेम ही सिनेरियो देखने मिला। पहले कंपनी बहुत बड़ा आईपीओ लेकर आती है, हर एक इन्वेस्टर एक्साइटेड होता है। फिर सबको लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं और बस आधे लोग तो कंपनी को ही भूल जाते हैं। लेकिन एज इन्वेस्टर हमारा रियल गेम जो है आईपीओ के बाद चालू होता है। हमें जो है उस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और यूजुअली अगर आप देखोगे तो कोई भी आईपीओ कंपनी हो, 6-7 मंथ्स के बाद या फिर 1 ईयर के बाद जो है एक बार कंपनी का बॉटम बन जाता है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी जो है अगर आप देखोगे तो बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आईपीओ के बारे में। मैं अपना फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से आईपीओस को जो है देखता हूँ। तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है सिचुएशन बेटर होते हुए दिख रही है। अब किसी को अगर ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो ये जो है आपकी ईवी स्कूटर्स बनाती है और ईवी बाइक्स बनाती है। पहले ये लोग पूरा ईवी स्कूटर्स के अंदर थे, अभी इनके खुद के ईवी बाइक्स आ रहे, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। आप कोई भी ऑटो ओईएम को ट्रैक कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि इनके नए मॉडल कौन से आ रहे हैं। क्योंकि यूजुअली जब इनके नए मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आते हैं ना, तब हमें जो है इनके मॉडल के अंदर डिमांड अपटिक देखने मिलती है और यहाँ पे इनकी सेल्स जो है हमें वहाँ पे ग्रोथ देखने मिलती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि आपको कोई भी ऑटो ओईएम या फिर आपकी टू व्हीलर कंपनी, पैसेंजर व्हीकल कंपनी के लिए जो है आप फॉलो कर सकते हो। और ओला जैसी कंपनीज होती है ना, यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस देखकर फायदा नहीं है, यहाँ आप प्राइस टू अर्निंग्स नहीं देख सकते हो। क्योंकि देखो कंपनी जो है ऑलरेडी पैट नेगेटिव है, पैट लॉसेस कर रही है कंपनी, तो आपका पी देखकर तो कोई फायदा नहीं है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि वैल्यूएशन के लिए लोग जो है ईवी टू एबिटा देखते हैं। अब ज़ोमैटो के केस में भी मैंने बहुत देखा है ट्विटर पे कि यार लोग जो है ज़ोमैटो को बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। लेकिन आप ऐसे स्टॉक्स को अगर देख रहे हो जो कि लॉस के अंदर है, एबिटा लॉस बना रहे हैं या पैट लॉस बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि बिज़नेस मॉडल की स्केलेबिलिटी कितनी है। अगर आपका बिज़नेस मॉडल जो है स्केलेबल है, तो वो बिज़नेस जो है आगे जाकर अच्छे से ही परफ़ॉर्म करेगा। अगर हमें उस बिज़नेस के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग एग्ज़ीक्यूशन देखने मिले। और ऐसे बिज़नेसेस के अंदर आपको जो है वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन करना ऐसे बिज़नेसेस के अंदर कोई सेंस नहीं बनाता है। ऐसे बिज़नेसेस के अंदर आपको जो है डायरेक्शन पे फ़ोकस करना चाहिए। मतलब क्या कि बहुत से इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं ना कि ज़ोमैटो 1000 के पीई पे। ज़ोमैटो का शेयर तब भी पैसा बनाएगा जब ब्लिंकिट के केस में अगर आप देखोगे तो जो एबिटा नेगेटिव लॉसेस है ब्लिंकिट के, वो जो है हमें एबिटा मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने मिले, एबिटा पॉजिटिव हमें अगर ब्लिंकिट फिर से देखने मिला, तो ज़ोमैटो का स्टॉक 1000 के पीई पे हो या 2000 के पीई पे हो, वो स्टॉक जो है इन्वेस्टर को फिर से पैसा बनाकर देगा। क्योंकि मार्केट जो है डायरेक्शन के टर्म्स में सोचता है। तो अगर हमें कंपनी का डायरेक्शन जो है बेटर होते हुए देखने मिलता है, तो स्टॉक भी ऑटोमैटिकली अगर आप देखोगे तो ऑटोमैटिकली पैसा बनाता है। तो यही जो है ओला के केस में हमें देखने मिल रहा है। अब मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हमारा इस वीडियो के अंदर इंटेंशन ये है कि हम जो है बिज़नेस को सोलली समझें और समझें कि यार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर एज़ ऑफ नाउ चल क्या रहा है। तो आप कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को देख रहे हो तो आपको वहाँ पे डायरेक्शन पे फोकस करना है, देखना है कि इस क्वार्टर मार्जिन कितने हैं, अगले क्वार्टर कितने हो रहे हैं, उसके अगले कितने हो रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ मैनेजमेंट अपना बिज़नेस किस तरीके से स्केल कर रहा है, आपको वो सारी चीज़ें जो है ट्रैक करनी है। यही फ्रेमवर्क हमें पेटीएम के अंदर यूज़ करना है, ज़ोमैटो के अंदर यूज़ करना है। वी टू रिटेल करके एक कंपनी है, वो भी जो है अगेन लॉसेस के अंदर थी। फिर वहाँ से वी टू रिटेल को अगर आप देखोगे तो वो लॉसेस से जो है अभी कंपनी 80 करोड़ का पैट बना रही है। 2025 में तो इन्होंने 70 करोड़ का पैट बनाया। तो ये ऐसी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होती रहती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई कंपनी लॉस में है तो आपको उसकी वैल्यूएशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्शन पे फोकस करना है।
अब इसके साथ-साथ अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करूँ तो इनके जो है 2 सेगमेंट बनकर आते हैं। एक आपका पहला सेगमेंट बनकर आता है ऑटो सेगमेंट, जहाँ ये आपकी ईवी टू व्हीलर्स ये लोग सेल करते हैं, ईवी बाइक्स अभी ये लोग लेकर आ रहे हैं, वो वहाँ पे सेल करेंगे। और जो दूसरा सेगमेंट इनका बनकर आता है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, वो है सेल्स वाला सेगमेंट। अब सेल्स वाला सेगमेंट मतलब क्या? ये लोग जो है लिथियम आयन सेल्स बनाएँगे और ये सेल्स यूज़ कहाँ होंगे? क्या ये सेल्स जो है वो थर्ड पार्टी को बेचेंगे? नहीं। ओला क्या करने वाला है, ये लिथियम आयन सेल्स जो है ये अपने खुद के कंपनी के जो ईवी टू व्हीलर्स है, उसके अंदर जो है ये सेल्स यूज़ किए जाएँगे। अब लिथियम आयन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो लिथियम आयन सेल्स बनाने का जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए इनकी फैक्ट्री अगर आप देखोगे तो वहाँ से कंपनी के रेवेन्यूज़ अभी तक इतने अच्छे से आने स्टार्ट नहीं हुए। एज़ ऑफ नाउ Q1 FY26 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से हमें रेवेन्यू जो है 3 करोड़ के देखने मिले। फिर इसके साथ-साथ इनके जो मार्जिन्स है इसके अंदर हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ फैक्ट्री जो है 1.4 गीगावाट के आसपास जो है ऑपरेट कर रही है। जब वो फैक्ट्री इनकी 5 गीगावाट के आसपास चल जाएगी, तब हमें सेल्स वाली फैक्ट्री के अंदर जो है ब्रेक इवन देखने मिलेगा। और ऑटो सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ अगर आप ऑटो सेगमेंट के अंदर देखोगे ना, तो हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है, जो कि हमें पिछले कुछ सालों देखने मिल रही थी। क्योंकि एक तो कंपनी को जो है पीएलआई का बेनिफिट भी मिल रहा था, इसलिए हमें जो है कंपनी के रेवेन्यूज़ इतने ज़्यादा एलिवेटेड दिख रहे हैं। और अभी कंपनी को अगर आप देखोगे तो पीएलआई का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है, और मैनेजमेंट भी ये बता रहा है कि यार ये लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये पीएलआई का बेनिफिट जो है इंक्लूड भी नहीं कर रहे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप ऑटो सेगमेंट के अंदर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पे फोकस करोगे तो हमें कंपनी के जो मार्जिन्स है वो बेटर होते हुए देखने मिले। मतलब क्या कि Q2 FY25 के अंदर इनके जो ग्रॉस मार्जिन बनकर आए थे वो 18.5% के आसपास बनकर आए थे। और आज के डेट पे Q1 FY26 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो ग्रॉस मार्जिन है वो 25.6% के आसपास दिख रहे हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम एबिटा मार्जिन भी देखें तो जो एबिटा मार्जिन -90.6% का था Q4 FY25 के अंदर, वो एबिटा मार्जिन जो है 11.6% नेगेटिव का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमें जो है कंपनी का डायरेक्शन नेगेटिव, आई मीन डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जाते हुए कंपनी दिख रही है। इसलिए ये स्टॉक के अंदर जो है हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग देखने मिल रही है। अगर हम कैश फ्लोज़ भी देखें तो कंपनी जो है धीरे-धीरे कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो रही है ऑटो सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जो इनका ऑटो सेगमेंट है ना, वो एज़ ऑफ नाउ एबिटा पॉजिटिव हुआ है। ये सेगमेंट अभी-अभी जून के अंदर ही जो है हमें एबिटा पॉजिटिव देखने मिला है। अब इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जो इनका ऑटो वाला सेगमेंट है ना, वो Q2 FY26 के अंदर कंप्लीटली एबिटा पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। अब ईवी मार्केट की यार मैं आपसे बात करूँ तो ईवी मार्केट के अंदर दिक्कत क्या था कि पहले जो है ईवी मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड ग्रोथ देखने मिली। क्योंकि यहाँ पे जो आपके अर्ली एडॉप्टर्स थे ना, वो ईवी को खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो अर्ली एडॉप्टर्स पहले ईवी को खरीद रहे थे, उनके तरफ से जो बाइंग है, वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। और अब ईवी का मार्केट जो है थोड़ा मैच्योर हो चुका है। आज के डेट पे अगर आप ईवी का इंडस्ट्री वॉल्यूम्स भी देखोगे और फिर पेनिट्रेशन भी देखोगे, तो ईवी का पेनिट्रेशन जो है इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ 6.2% के आसपास जो है इसका पेनिट्रेशन बनकर आता है। लेकिन जो ग्रोथ देखोगे वो पहले से ग्रोथ रिड्यूस हो गई है, जो कि हमें 2023 और 2024 के आसपास देखने मिली थी। तो वहाँ पे अगर आप Q1 FY25 के अंदर देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है ईवी के अंदर, वो कुछ 48.6% के आसपास का था। और एज़ ऑफ नाउ अगर कंपनी का मार्केट शेयर देखोगे तो 19.6% के आसपास हो गया है। इसका रीज़न क्या है कि ओला और एथर जो है आपकी ईवी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के रेस के अंदर जो है फर्स्ट प्लेयर्स थे। फिर उसके बाद आपके दूसरे जो अभी ट्रेडिशनल लेगेसी ब्रांड्स हैं, जैसे कि हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, ये भी जो है आपके ईवी टू व्हीलर्स के अंदर आ रहे हैं। तो क्या हो गया है कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है सेक्टर के अंदर। इसलिए अगर आप देखोगे तो इनका जो मार्केट शेयर है वो रिड्यूस हो गया है। लेकिन ओला का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि यहाँ से इनका जो मार्केट शेयर है ना, वो हमें बेटर होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये आपको एज़ इन्वेस्टर जो है ट्रैक करना है। अब इसके बाद अगर हम इनके एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें, तो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है पिछले 4 क्वार्टर से जो है हमें कांस्टेंट देखने मिल रहा है। और इनका जो ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट है, उसके अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और Q1 के अंदर इनके मार्जिन जो है हमें सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। जब हम इनके ऑटो सेगमेंट की बात करें, और हमें करना भी चाहिए मैक्सिमम बातें ऑटो सेगमेंट की, क्योंकि कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है हमें इसी वाले सेगमेंट से देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनके मार्जिन्स की बात करेंगे तो Q3 FY25 के अंदर इनके जो ग्रॉस मार्जिन थे वो कुछ 18.6% के आसपास थे। और जब हम पीएलआई और आपके पीएमई ई ड्राइव वाला जो सब्सिडी इन्हें मिल रहा था उसे एक्सक्लूड कर दें, तो इनके जो मार्जिन है वो -1.2% के आसपास था। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ Q1 FY26 के अंदर देखोगे, Q4 के अंदर देखोगे, तो हमें इनके मार्जिन्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाते हुए दिख रही है। और इसलिए आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर जो है हमें री रेटिंग देखने मिल रही है।
तो ऐसे बिज़नेसेस के अंदर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार आपको जो है डायरेक्शन पे फ़ोकस करना चाहिए। लोग बताते हैं ना यार पी ये है, पी वो है मार्केट के अंदर, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लोग जो है एकेडमिशियंस होते हैं। इन लोगों को जो है इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इन्हें एक चीज़ लगती है कि मार्केट जो है थियरी है। लेकिन एक्चुअली मार्केट के अंदर जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत, क्योंकि बॉस मार्केट के अंदर जो है हर एक चीज़ जो है अर्निंग्स के ऊपर चलती है। अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी तो कंपनी पैसा बनाएगी। अगर डायरेक्शनली पॉजिटिव चीज़ें चल रही है तो कंपनी पैसा बनाएगी। तो इसलिए जो है आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट होता है उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर आपको मार्केट को प्रैक्टिकली सीखना है मेरी तरीके से, तो आपको जो है इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम ओला की थोड़ी और बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके ईवी मार्केट के अंदर ग्रोथ क्यों रिड्यूस हो गई है? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिल रही थी, वो जो है रिड्यूस हो गई है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है इंक्रीज़ हो गई है और ओवरऑल जो आपके अर्ली अडॉप्टर्स हैं, वो अब खत्म हो चुके हैं, मैच्योर हो चुका है। तो आपके जो मैच्योर कस्टमर्स हैं ना, वो जो है इनको बाय कर रहे हैं। अब ओला इलेक्ट्रिक का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने गाइडेंस क्या दिया हुआ है कि ये लोग जो है, तो आपके लिए जो है ज़ीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है, ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ-साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए। आप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़ देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज़ देखोगे, गोल्ड कंपनीज़ देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग-अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग-अलग चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज़ के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज़ ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विदिन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीज़ें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज़ के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीज़ें सीखोगे और वो चीज़ें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। 35 टू 40% के आसपास जो है ग्रॉस मार्जिन बनाएँगे ऑल ओवर आपका एफवाई 26 के अंदर। और इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो हमें इनके मार्जिन जो है एफवाई 26 के अंदर बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। फिर इसके बाद अगर हम इनके ऑटो सेगमेंट की बात करें तो हमें जो है यहाँ पे इनके जो वारंटी क्लेम्स देखने मिल रहे थे। अब पहले ओला के अंदर क्या हो गया था कि इनका जो नया मॉडल आया था, जब इनका फर्स्ट मॉडल आया था जेन 1, वहाँ पे जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने मिल रहे थे। कस्टमर जो थे ओला की सर्विस से खुश नहीं थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे इनका जेन 3 आया है, तो इनके जो वारंटी क्लेम्स से जितने ज़्यादा क्लेम्स इन्हें पहले आ रहे थे, वो जो है अभी रिड्यूस हो गए, जो कि अगेन एक और पॉजिटिव बात है। तो जेन 3 के अंदर इनके जो है सबसे कम वारंटी क्लेम्स है, फिर उसके बाद जेन 2 के अंदर और सबसे ज़्यादा क्लेम्स जो थे जेन 1 के अंदर थे। अब जेन 1 के यार इतनी प्रॉब्लम आ गई थी जेन 1 के अंदर कि यार जो ओला के कस्टमर्स है जो कि बाय कर रहे थे, वही लोगों को बोल रहे थे कि भाई ओला मत खरीद, क्योंकि यहाँ पे सर्विस का दिक्कत
दिक्कत है। तो वो जो है अब हमें सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है और कंपनी अपने प्रीमियम व्हीकल्स के ऊपर भी जो है फ़ोकस कर रही है। अब ओला के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क ये बनकर आता है कि ये लोग जो है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि रेयर अर्थ मेटल जो है इनको सेल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, इनके बैटरीज़ वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लिथियम जैसे जो मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, जो मेटल्स है, ये सारे जो है रेयर अर्थ मेटल्स बनकर आते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो हमारा जो रिस्क है, सप्लाई चेन रिस्क बन सकता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि हमारी इस केस के अंदर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली हमें बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। तो ये दिक्कत है आपके रेयर अर्थ मेटल के केस में, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना के केस में यहाँ पे हमारा जो रेयर अर्थ वाला मेटल का इश्यू है, वो हमें सॉर्ट आउट होता हुआ देखने मिला है अगर आप चेक करोगे तो। तो ये एक और जो है इंटरेस्टिंग बात हो जाती है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में, क्योंकि यार ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए। अब ट्रम्प के साथ पूरे कंट्रीज़ के रिलेशन जो है खराब हो रहे थे, तो बाकी कंट्रीज़ के बीच में अगर आप देखोगे इंडिया, चाइना, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ के अंदर इनके रिलेशन जो है बेटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑटोमैटिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया बेनिफिट कर रहा है। ओवरऑल अगर आप हमारा मार्केट देखोगे तो वो भी इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमें ऑटोमैटिकली चीज़ें जो है इसमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार आप लोग बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी पे फ़ोकस करो। तो यहाँ पे अगर हम आगे जाकर और थोड़ा ओला के बारे में बात करें, तो थोड़ा इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एज़ ऑफ नाउ कंपनी की सेल की कैपेसिटी जो है वो 1.44 गीगावाट के आसपास की बनकर आती है। अब कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनकी सेल की जो कैपेसिटी है, उसे ये लोग आराम से 5 गीगावाट के आसपास स्केल कर सकते हैं और 5 गीगावाट पे इनकी जो सेल की कैपेसिटी है वो ब्रेक इवन कर जाएगी। तो अगेन ये जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है कंपनी के लिए। ये जो है इनकी सेल की बड़ी सारी गीगा फैक्ट्री है, जिसे अगेन इंस्टॉल करना जो है सबके बस की बात नहीं होती है। तो पूरे इंडिया के अंदर आई थिंक सिर्फ ओला ही है जो कि एक गीगा फैक्ट्री बना रही है। अब इसके बाद अगेन इनके जो सेल्स है वो FY26 या FY27 के आसपास जो है हमें इनके व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ किए जाएँगे और 5 गीगावाट के आसपास अगेन कंपनी को जो है फ़ायदा होने लगेगा, इनके कॉस्ट वगैरह जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा कैश फ्लो वाइज़ बात करें, तो अभी एज़ ऑफ नाउ कंपनी जो है कैश फ्लोज़ के अंदर लगभग न्यूट्रल चल रही है और इनका जो जेन 3 वाला प्रोडक्ट है, वहाँ से जो है कंपनी की 80% ऑफ सेल्स जो है हमें जेन 3 से आते हुए देखने मिल रही है। और यहाँ पे मार्जिन जो है कंपनी के बेटर है और कंपनी जो है एज़ ऑफ नाउ जेन 2 के अंदर भी काम कर रही है। अब इसके साथ-साथ ओला अकेली ईवी टू व्हीलर है जहाँ पे जो है हमें ईपीएस टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। और इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो जो इनकी सेल की कैपेसिटी है जो कि 5 गीगावाट के आसपास है, वहाँ पे जो है हमें अगले 3 से 4 साल के बीच में जो है कंपनी को सफाई से वो उसके ऊपर इन्हें कोई कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मैनेजमेंट ने गाइडेंस। अगर आप सेल्स का देखोगे तो ये एक नेगेटिव पार्ट लगा मुझे ओला के एंड से कि यार ये लोग गाइड कर रहे हैं कि ये लोग 3.25 टू 3.75 लाख यूनिट के आसपास जो है बनाएँगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर आप सेल्स वाइज़ देखोगे तो हमें जो है सेल्स के अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। मतलब यहाँ आप देखो FY25 के अंदर भी कंपनी ने वही 4500 करा और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY26 के अंदर भी हमें कंपनी की सेल जो है वो सेम ही लेवल पे दिखने वाली है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव साइन है, बट स्टिल अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग पैट लॉस टू पैट पॉजिटिव की जर्नी की तरफ है। तो आपको आप देखोगे तो कंपनी डायरेक्ट पैट पॉजिटिव नहीं होती है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पहले एबिटा नेगेटिव है, फिर एबिटा पॉजिटिव होगा, फिर आपका पैट थोड़ा बहुत पॉजिटिव होने लगेगा, फिर पैट पॉजिटिव होगा, फिर कंपनी पैट बनाते हुए देखने मिलेगी। तो ये डायरेक्शन जब होता है ना, उसके अंदर शेयर होल्डर जो है बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें थोड़ा कंपनी के वॉल्यूम्स के बारे में, तो कंपनी ने Q1 के अंदर एज़ ऑफ नाउ 68,000 व्हीकल्स के आसपास सेल करा हुआ है और इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है स्कूटर के केस में अगर आप देखोगे तो 1.2 लाख्स की है और मोटरसाइकिल के केस में अगर आप देखोगे तो इनकी प्राइस जो है वो 1.15 लाख के आसपास बनकर आती है। इसके साथ-साथ अगर मैं आपकी ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो इंडस्ट्री के अंदर जो है स्टिल अभी तक हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। ईवी टू व्हीलर का इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो एज़ ऑफ नाउ हमें 20% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो करता हुआ देखने मिल रहा है। और आपके जो नेक्स्ट वेव ऑफ कस्टमर्स है ना, मतलब मास मार्केट, वो थोड़ा कॉशन से ईवी व्हीकल्स को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये लोग जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही है। और मैनेजमेंट यही बता रहा है कि ईवी का जो ग्रोथ है वो 20 टू 25% के आसपास जो है हमें देखने मिल सकता है और हो सकता है कि अगले साल जो है इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत बूस्ट देखने मिले। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो जो आईपीओ के अंदर मैनेजमेंट ने फंड रेज़ करे थे, वो ये लोग जो है अगेन इनका जो गीगावाट वाला फैक्ट्री है, वहाँ पे ये लोग लगा रहे। और
यहाँ पे आपको गीगावाट के केस में देखना है कि इनकी फैक्ट्री जो है किस तरीके से प्रॉफिटेबल होती है, वहाँ पे किस तरीके से जो है इनका ऑपरेशनलाइज़ होता है, किस तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन होते हुए देखने मिलता है। क्योंकि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 5 गीगावाट पे ये लोग ब्रेक इवन कर देंगे और 1.4 एज़ ऑफ नाउ इनकी कैपेसिटी चल रही है। तो जैसे-जैसे यूटिलाइज़ेशन हमें बेटर होता हुआ देखने मिलेगा, कंपनी के मार्जिन जो है डायरेक्शनली मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपनी सीधा पैट पॉजिटिव मार्जिन बनाएगी, लेकिन डायरेक्शनली अगर आप मार्जिन देखोगे तो हमें ओला के केस में जो है बेटर देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ-साथ ओला ये भी बात कर रहा है कि ये लोग जो है अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने वाले हैं। एथर भी बात कर रहा था कि ये लोग इनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने वाले हैं। अब एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इनकी थोड़ी सेल फैक्ट्री के बारे में बात करें, तो Q1 FY26 के अंदर जो है 1.4 गीगावाट के आसपास की बनकर आती है, जो कि FY26 और 27 के आसपास जो है हमें रैंप अप होते हुए दिखेगी और उस टाइम पे जो है ये फैक्ट्री जो है कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो जाएगी। फिर इसके साथ-साथ एज़ ऑफ नाउ यूटिलाइज़ेशन 60% है, जहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो वो 80% प्लस चल जाएगा जिसकी वजह से हमें यील्ड इंप्रूवमेंट भी देखने मिलेगा। और एबिटा पॉजिटिव की बात करूँ तो कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप देखोगे तो कंपनी को एबिटा पॉजिटिव होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम सेल फैक्टर की बात करें तो वो जो है हमें FY27 के आसपास जो है एबिटा पॉजिटिव होते हुए देखने मिलेगी। अब पीएलआई बेनिफिट कंपनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा देखो इसका हम बता नहीं सकते, इसे जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर पीएलआई बेनिफिट कंपनी को मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो यार हम एज़ शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते और ओवरऑल आप अकाउंट भी मत करो ना पीएलआई बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि हम जो है कंसिडर ही नहीं कर रहे कि हमें पीएलआई बेनिफिट मिलेगा। अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैनेजमेंट खुद बता रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट देखें कंपनी का तो अगेन मैक्सिमम रेवेन्यूज़ वही ऑटो वाले सेगमेंट से आ रहे हैं। सेल्स जो है इनके सिर्फ इंटरनली ही यूज़ करेगी कंपनी। अब कंपनी अब आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ये लोग मार्केट शेयर वगैरह इंप्रूव करते हैं कंपनी का एज इन्वेस्टर, तो उससे जो है आपको आइडिया लगेगा कि चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। क्योंकि एथर भी जो है, एथर भी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की बात कर रहा है, बाकी ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी है, तो एक रिस्क बन जाता है। तो ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक के अंदर देखोगे तो डायरेक्शनली जो है कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चल रही है, हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। तो इसलिए हमें ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के अंदर जो है सॉलिड री रेटिंग देखने मिल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे, इसलिए मैंने जो है इस बिज़नेस को आपके साथ डिटेल में कवर किया और मुझे भी जो है ये बिज़नेस पढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अभी भी ये बिज़नेस के अंदर जो है अब हमें Q2 के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या इनका ऑटो वाला डिवीज़न जो है एबिटा पॉजिटिव रहता है क्या? अगर इनका ऑटो वाला डिवीज़न एबिटा पॉजिटिव नहीं होता है तो हो सकता है हमें स्टॉक के अंदर जो है डी-रेटिंग भी देखने मिले, क्योंकि मार्केट ये एंटीसिपेट कर रहा है कि हमें जो है एबिटा पॉजिटिव ही देखने मिलेगा वो वाला सेगमेंट। तो आपको एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि यार मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे दिया, मैनेजमेंट ने बता दिया ये होगा और आप एज़ इन्वेस्टर जो है मान लेते हो। आपको जो है एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो है एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू गाइडेंस। एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो स्टॉक पैसा बनाकर नहीं देगा। तो यही था ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ-साथ अगर आपने मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि एज़ इन्वेस्टर, एज़ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपका जो है नेशनल राइट बनकर आता है कि यार आप लोग जो है स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली सीखो। और इस मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैं 1999 से 2999 करने वाला हूँ इन दिस वीक ओनली। तो 6 to 7 डेज में अगर आप देखोगे तो आपको जो है प्राइस इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। रीज़न ये है कि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वो जो है 100x ज़्यादा है। और यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को जो है एनालाइज करना चाहिए। मैं आपको चेकलिस्ट दूंगा कि आपको जो है वो चेकलिस्ट फॉलो करना है आपके डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के लिए। और इसके साथ-साथ आप जो है मेरे पोर्टफोलियो से भी सीख सकते हो कि यार मैं किस तरीके से जो है कोई स्टॉक को बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि मेरा बाइंग और सेलिंग फ्रेमवर्क क्या है। अब इसके लिए आपको कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं आना है, लेकिन मैं आपको बिना अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ करे आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से जो है हमें कौन से स्टॉक के अंदर पोज़ीशन बिल्ड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए। तो बस इतना ही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको जो है कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।